नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हमारी वर्तमान में जो चर्चा है वह भारतीय संविधान अधिनियम 1872 पर चल रही है और विगत व्याख्यानों में हमने सहमति और स्वतंत्र सहमति के बारे में पढ़ा था, यह चर्चा की थी। और इसी क्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वह है धारा 16 सेक्शन 16। धारा 16 सहमति को और ज़्यादा स्पष्ट करेगी और हमने हमारे विगत व्याख्यान में ये देखा था, यह चर्चा की थी कि सहमति दो तरह की हो सकती है, एक स्वतंत्र और एक अस्वतंत्र सहमति। तो यहाँ संविदा विधि में किसी भी विधिमान्य संविदा को सृजित करने के लिए सम्मति होना आवश्यक है और कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। फ्री कंसेंट इज मस्ट फॉर लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने स्वतंत्र सहमति के लिए पढ़ा था कि स्वतंत्र सहमति कैसी होनी चाहिए, जो कपट से, दुर्व्यपदेशन से और भूल से, इन सभी चीज़ों से दूर रहे या इनसे हटकर हो। यानी सहमति ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर ना हो और वो सहमति ही स्वतंत्र सहमति कहलाएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ असम्यक असर। असम्यक असर या जिसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। असम्यक असर नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि असम्यक यानी ऐसा जो नहीं होना चाहिए या जो सही प्रतीत नहीं होता है। एक किसी भी व्यक्ति पर अनड्यू या असम्यक मीन्स दबाव बनाया जाना, और असर या इन्फ्लुएंस जिसे हम प्रभाव भी कह सकते हैं, ऐसा प्रभाव जो सम्यक ना हो या ऐसा प्रभाव जिससे किसी व्यक्ति का विवेक नष्ट होता हो। तो हम असम्यक असर के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जो बिंदु है वह है पक्षों के आपसी संबंध ऐसे हैं कि एक दूसरे को अधिशासित करने की स्थिति में हो। द रिलेशन बिटवीन पार्टीज विच कैन बी डोमिनेंट टू ईच अदर, और उसका अरिजु लाभ प्राप्त करता हो, और उसका अरिजु अनफेयर प्रॉफिट, उसका अरिजु लाभ प्राप्त करता हो। अर्थात पक्षों के आपसी संबंध। पक्ष कौन से? हमने शुरुआती चर्चा में ये बात की थी कि संविदा में कम से कम दो पक्षों का होना नितांत आवश्यक है। तो वही पक्ष है, पक्षों का आपसी संबंध ऐसे कि एक दूसरे को अधिशासित करने की स्थिति में हो, यानी दोनों पक्षों के गुरुत्व में कुछ फर्क हो, यानी एक पक्ष ऊपर हो और दूसरा पक्ष कुछ नीचे हो। कैसा? इच्छा को अधिशासित करने में, और उसका अरिजु लाभ प्राप्त करता हो, और उसका अरिजु यानी अनफेयर प्रॉफिट। दोनों पक्षों की स्थिति ऐसी है कि एक पक्ष थोड़ा ऊंचा है हैसियत से और दूसरा पक्ष थोड़ा नीचा है हैसियत में। तो जो पक्ष ऊपर है वह निचले पक्ष से अरिजु लाभ प्राप्त करता हो, अनफेयर प्रॉफिट कह सकते हैं हम इसको, वो प्राप्त करता हो अपनी हैसियत के कारण। तो ये तो हुआ हमारा पहला बिंदु। क्या? पक्षों के आपसी संबंध ऐसे कि एक दूसरे को अधिशासित करने की स्थिति में हो और उसका अरिजु लाभ प्राप्त करते हो। दूसरा बिंदु, उपरोक्त के अलावा ऐसी स्थिति जिसमें एक पक्ष दूसरे पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है। उपरोक्त के अलावा या उक्त के अलावा ऐसी स्थिति, यानी इस बिंदु के अलावा भी एक स्थिति आ रही है जिसमें एक पक्ष दूसरे पर वास्तविक या दृश्यमान, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव प्राधिकार रखता है या वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है। वैश्वासिक संबंध किसे कहते हैं? फिड्यूशियरी रिलेशन। ऐसे रिलेशन जिसमें संबंध विश्वास पर आधारित हो,
यानी एक व्यक्ति के भेद दूसरे व्यक्ति को ज्ञात हों और वह उनका दुरुपयोग करके उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के भेद उसके पास हों, उनका इस्तेमाल करके उससे कोई कार्य करवाना। तो वापस देखें, ऐसी स्थिति जिसमें एक पक्ष दूसरे पर वास्तव में एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर नियंत्रण है या दृश्यमान प्राधिकार रखता हो, या ऐसा प्राधिकार जो स्पष्ट ना दिखे लेकिन वास्तव में हो, तो वैश्वासिक संबंध की स्थिति में हो। जैसे वैश्वासिक संबंध की हम बात करें तो अधिवक्ता और मुवक्किल आ सकता है, और चिकित्सक और मरीज आ सकता है, रोगी आ सकता है, या हमारे बैंकर और ग्राहक आ सकते हैं। जो बैंक है और जो ग्राहक है, इन दोनों का संबंध भी वैश्वासिक संबंध या फिड्यूशरी रिलेशन कहलाता है। इसके बाद हम चर्चा करें उदाहरण के तौर पे। उदाहरण दिया है यहाँ पर वकील और मुवक्किल का। ऐसा कहा जाता है कि एक अधिवक्ता से और एक चिकित्सक से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, जिससे वह बेहतर पैरवी या बेहतर उपचार कर सके। ये ऐसी कहावत है। तो यहाँ अगर एक अधिवक्ता को एक मुवक्किल अपनी सारी बातें बताता है, जो उसके पक्ष की भी है और जो उसके विपक्ष की भी है, तो यहाँ पर जो अधिवक्ता है वह उच्चतर स्थिति में है और जो मुवक्किल है वो निम्नतर स्थिति में है। तो यहाँ वैश्वासिक संबंध भी है, क्योंकि मुवक्किल ने अपने वकील को जो बात बताई है वह विश्वास पर आधारित बात है। चूंकि वह उस व्यक्ति पर विश्वास करता है, इसीलिए वह बात बता रहा है। इसी तरह से जज और अभियुक्त का, न्यायाधीश और अभियुक्त का, जज एंड क्लाइंट, इन दोनों के बीच भी स्थिति है जहां कोई भी न्यायाधीश उच्चतर स्थिति में है और जो अभियुक्त है वह निम्नतर स्थिति में है। इसके बाद पुलिस और अभियुक्त, यहाँ पर भी वही बात आती है कि पुलिस दृश्यमान प्राधिकार रखता है या वास्तविक प्राधिकार रखता है, और अभियुक्त के पास कोई प्राधिकार नहीं है। इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु और शिष्य, सामान्यतः आध्यात्मिक गुरु होते हैं वे एक ही बात करते हैं, वह है त्याग की। और त्याग कैसा? त्याग सांसारिक त्याग नहीं, वो धन के त्याग की भी बात करते हैं। तो कोई ऐसा संव्यवहार, कोई ऐसी संविदा जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु अपने आध्यात्मिक शिष्य को अपने उच्चतर स्तर के प्रभाव के कारण कोई संपत्ति अपने नाम या उसके संबंधी के नाम करवाने के लिए कहता है, या कोई ऐसे संविदा करता है जो उस शिष्य के लिए घातक हो या शिष्य के लिए नुकसानदायक हो, तो वहां पर भी स्वतंत्र सहमति को लेकर प्रश्न चिन्ह आ सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की स्थिति उच्चतर है और दूसरे की निम्नतर है। आगे देखते हैं ऐसे व्यक्ति से संविदा जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर आयु, बीमारी, मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा हो। अर्थात यहाँ पर जो संविदा में एक पक्ष है वो कैसा है, जिसकी मेंटल हेल्थ पर एज, डिजीज, मेंटली और फिजिकली ट्रबल के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा, परमानेंट और नॉन परमानेंट, स्थायी और अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा। यानी कोई व्यक्ति जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर, मान लीजिए कोई अति वृद्ध है या अति बीमार है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या शारीरिक रूप से ऐसी विकृति या कमजोरी है कि वो संविदा में अपनी जो सहमति है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकता, तो वहां भी ये असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस लागू हो सकता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले बिंदु के बारे में, जहां इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति है और ऐसा व्यक्ति उससे संविदा करता है जो अधीन माना जाए। जहां इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति है और ऐसा व्यक्ति उससे संविदा करता है जो अधीन माना जाए, तथा संविदा देखने या संव्यवहार से लोकात्म विरुद्ध मानी जाए। तो
सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके लिए अधिशासित करना आसान है, जिसके लिए अधिशासित करना आसान है। यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं हम एक अधिवक्ता का और एक मुवक्किल का। मान लीजिए कोई ऐसी संपत्ति है मुवक्किल की या विवादग्रस्त, तो अधिवक्ता अगर अपनी उच्चतर स्थिति का फायदा उठाकर उस मुवक्किल से ये कहकर ले लेता है कि आप इसका निस्तारण नहीं करा पाएंगे, लिहाजा आप मुझे अंतरित कर दीजिए, और वो औने पौने दाम में अगर उस संपत्ति को ले लेता है, और बाद में वो मुवक्किल या संविदा का जो दूसरा पक्षकार है ये बात लेकर आता है न्यायालय के सम्मुख कि इस संविदा में मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, स्वतंत्र सहमति नहीं थी, तो वहां पर सबूत के भार की बात आ रही है कि सबूत का भार किस पर होगा। तो यहाँ सबूत का भार उस पर होगा जिसके लिए अधिशासित करना आसान था। तो अगर हम देखें तो एक अधिवक्ता और मुवक्किल में, या एक चिकित्सक या एक रोगी में, अधिवक्ता या चिकित्सक ही ऐसी स्थिति में रहेंगे जो अपने मुवक्किल या रोगी को अधिशासित करने की हैसियत रखते हैं। तो यहाँ हमने बात की तीसरे बिंदु में सबूत के भार के बारे में कि अगर कहीं असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात आ जाए तो वहां सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा। साक्ष्य विधि का सामान्य नियम है सबूत को लेकर कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो अगर सबूत पेश नहीं करता है तो उसका दावा पिट जाएगा या दावा व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विशेष परिस्थिति बना दी गई है और अपवाद स्वरूप बना दिया गया और कहा गया है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो अधिशासित करने की स्थिति में है। अर्थात न्यायालय ये देखेगा कि अधिशासित करने की स्थिति में कौन है या कौन ज्यादा बेहतर स्थिति में है किसी संविदा को करवाने के लिए। अब आगे एक उदाहरण आता है असम्यक असर से संबंधित। किसी व्यक्ति को रुपयों की सख्त आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को रुपयों की सख्त आवश्यकता है और दूसरा व्यक्ति उसे रुपए देता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह उच्चतर ब्याज दर लगाएगा, जो बाजार की दर है उससे बहुत ज्यादा अधिक। तो यह प्रश्न आता है कि ऐसा संव्यवहार या ऐसा जो संविदा है वो क्या असम्यक असर से प्रेरित है? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि यहां पर यह एक सामान्य बात है कि जिस व्यक्ति को रुपया उधार लेना है तो उसे उस व्यक्ति की सभी शर्तें माननी पड़ेगी ब्याज संबंधी जो उसे रुपए दे रहा है। तो अगर बाजार भाव से अधिक ब्याज पर कोई रुपया दिया जाता है तो उसे असम्यक असर की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं असम्यक असर को। धारा 16 है असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके आवश्यक तत्व हमने 3 आवश्यक तत्व देखे, जिसमें पहला तत्व था पक्षों के आपसी संबंध ऐसे कि एक दूसरे को अधिशासित करने की स्थिति में हो और उसका अरजू लाभ प्राप्त करते हो, यानी उसका अनफेयर प्रॉफिट लेते हो अपनी स्थिति के कारण। दूसरा बिंदु हमने देखा था उपरोक्त या उक्त के अलावा ऐसी स्थिति जिसमें एक पक्ष पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या वैश्वासिक संबंध की स्थिति में, फिड्यूसरी रिलेशन में, या वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखते हैं, जैसे वकील मुवक्किल, जज अभियुक्त या पुलिस अभियुक्त या आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक शिष्य। इनमें जज, पुलिस, वकील और आध्यात्मिक गुरु, इनकी स्थिति ऐसी मानी जाएगी कि ये प्राधिकारवान व्यक्ति हैं। और अगला बिंदु इसी में देखा हमने, ऐसे व्यक्ति से संविदा जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर, एज, डिजीज, मेंटल और फिजिकल ट्रबल के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा हो। यानी कोई संविदा का ऐसा पक्षकार जिसके मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ पर एज का प्रभाव पड़ा हो। मान लीजिए वो व्यक्ति 90 या 100 वर्ष का है और सहमति के मामले में अपना विवेक का उपयोग नहीं कर सकता है, तो वहां पर भी अगर ऐसे सहमति ली जाती है इतने वृद्ध व्यक्ति से, तो वहां असम्यक असर की बात उत्पन्न हो सकती है। अगला बिंदु हमने पढ़ा जहां इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति है और ऐसा व्यक्ति उससे संविदा करता है जो अधीन माना जाए तथा संविदा देखने या संव्यवहार से लोकात्म विरुद्ध मानी जाए।
लोक नीति के विरुद्ध मानी जाए, वहां सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो अधिशासित, जिसके लिए अधिशासित करना आसान था। तो यहाँ साथ के साथ उपबंध भी कर दिया गया, प्रोविजन भी दे दिया गया है कि असमयिक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात आए तो वहां पर सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, क्या उस व्यक्ति पर जो वाद लेकर आ रहा है या उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वाद लाया जा रहा है। तो यहाँ तृतीय बिंदु में यह कहा गया है कि यहाँ सबूत का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसके विरुद्ध वाद लाया गया। तो आज के इसी व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आपसे अगले व्याख्यान में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।